सो हेलो गाइस, जय हिंद एंड स्वागत है आप सभी का साइंस के एक और नए सुपर मॉक टेस्ट क्लास में। सो फाइनली ये हमारा सुपर मॉक टेस्ट क्लास नंबर 7 है साइंस का। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन इस क्लास में लेकर के आया हूँ। आपको ये पूरा क्लास देखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। 30 क्वेश्चन आपको पता है कि हर सेट में मैं कराता हूँ। कम से कम आपको 25 प्लस आज सही करके दिखाने हैं। आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, क्योंकि बिल्कुल यही लेवल आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन का साइंस का रहने वाला है। अगर आप 25 प्लस कर लेते हो, ये समझ लीजिए कि आपकी साइंस की तैयारी अच्छी जा रही है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने जो है साइंस के इस सुपर मॉक टेस्ट क्लास को, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में है। और हाँ, एक बार क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हुए आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना। देखिए, जो मैं कह रहा था कि महापीडीएफ 3.0 अमेजन पर भी आने वाला है, तो अमेजन पे आ गया है। लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए, ये बुक आपके घर नहीं जाएगी। मतलब ये जो है हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी है। ये भी पीडीएफ ही है, जो कि आपको अमेजन किंडल पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इसका प्राइस 200 रुपए है। जब इसका प्राइस 100 रुपए था, मैं आपसे बार बार कह रहा था भाई समय से लेकर के तैयारी कर लीजिए, पढ़ लीजिए। बहुत ही बेहतरीन बुक है। फाइनली ये अमेजन पर भी आ चुका है। आप जब आप सर्च करोगे कोस्ट गार्ड बुक स्टैंड अप क्लासेस सर्च कर लेना। देखो, जो ये मैंने दिखाया है ना सर्च करके, बस यही सर्च करोगे, आपको ये बुक वहां पे दिख जाएगी। ठीक है, देख सकते हो आप जा करके। तो फाइनली ये अमेजन किंडल पे आ चुका है। आप चाहो तो अमेजन किंडल पर भी लेकर के पढ़ सकते हो। लेकिन अभी भी मैं आपके लिए इस बुक का प्राइस 100 रुपए ही रखा हूं। अगर आप चाहो तो इस बुक को ले सकते हो। ठीक है, 100 रुपए में मात्र। और सेक्शन 1 के लिए बहुत ही बेहतरीन, इससे बेहतरीन बुक आपको नहीं मिलेगी तैयारी करने के लिए। सेक्शन 1 ही जो है, एक बुक सिर्फ आपका सेक्शन 1 क्लियर करा के देगी, मात्र 100 रुपए। लेना कैसे है, आपको 9795111812 पे आपको व्हाट्सएप कर लेना है। ठीक है, और बस मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे महापीडीएफ 3.0 चाहिए। आपको वहां पेमेंट मेथड बता दिया जाएगा, पेमेंट करके आप ले सकते हो। और फिलहाल आप इसको अमेजन पर भी सर्च करके इस बुक को देख सकते हो। कोस्ट गार्ड बुक स्टैंड अप क्लासेस सर्च कर लेना, आपको ये बुक दिख जाएगी। ठीक है, फाइनली चलिए आगे बढ़ते हैं। समय से ले लीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। मात्र 100 रुपए प्राइस है और वर्थ इट है 200 रुपए के बराबर। ठीक है, कंटेंट टॉप लेवल का कंटेंट है, एकदम आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे, जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है उसी पे आधारित इसमें सारे क्वेश्चंस और सारे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अपना पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन फॉर यू है, जो कि प्रीवियस क्लास का ये क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपसे पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ एल्युमिनियम, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो आपने क्या बताया था, सभी ने कहा था सर बॉक्साइट। बिल्कुल सही जवाब है, लगभग सभी लोगों ने सही आंसर दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से कौन सा एक एल्युमिनियम का अयस्क है, दैट इज बॉक्साइट। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारे क्लास का मतलब इस सेट का जो है आपका पहला क्वेश्चन है, हमारे सेट नंबर 7 का। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती है। रेडान, हीलियम, आर्गन या नियॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो डेट इज रेडान। ठीक है, याद रखना, रेडान गैस का जो है इस्तेमाल होता है। ये नोबेल गैस है आपका, रेडान गैस का इस्तेमाल होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिडेराइट इज एन ओर ऑफ, कह रहा कि सिडेराइट जो है ये किसका एक अयस्क है, आयरन, कॉपर, टीन या एल्युमिनियम। तो सिडेराइट किसका ओर है, ये आयरन, कॉपर, टीन, एल्युमिनियम किसका है भाई साहब, दैट इज ऑफ आयरन। ठीक है, याद रखना किसका, आयरन का। अगला, द कॉमनली यूज्ड कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर इज, कह रहा रेफ्रिजरेटर में आमतौर पे इस्तेमाल होने वाला शीतलक कौन सा है, अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रियान या ऑक्सीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से कॉमनली यूज्ड कूलेंट कौन सा है रेफ्रिजरेटर में, दैट इज फ्रियॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। द डिफरेंस कलर्स ऑफ द डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट स्टार्स एज ड्यू टू द वेरिएंट ऑफ, कह रहा है कि जो विभिन्न आपने तारे देखे होंगे रात को आसमान में, तारे देखना, उनका अलग अलग जो तारे होते हैं उनका कलर एक दूसरे से थोड़ा अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी या फिर रेडिएशन फ्रॉम देम। देखो, उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो उनका तापमान होता है, जिस हिसाब से तापमान होगा, जिसका थोड़ा कम होगा, जिसका अधिक होगा, उस हिसाब से उनका कलर जो है आपको देखने को मिलेगा स्टार्स का। ये किस पे डिपेंड होता है, ये किस वजह से होता है, अलग अलग टेम्परेचर की वजह से होता है। तारों का अलग अलग टेम्परेचर की वजह से उनके कलर्स में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड, कह रहा है कि पवन के बल और वेग को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा एग्जाम में आ चुका है, एनीमोमीटर, एल्टीमीटर या आर्डियोमीटर। दैट इज क्या हो जाएगा सही आंसर, दैट इज एनीमोमीटर इसको बोलते हैं। ठीक है, एमीटर मत कर देना गलती से, याद रखना एनीमोमीटर। ये विंड के, हवा के फोर्स और वेलोसिटी को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वुलन क्लॉथेस कीप द बॉडी वार्म अप बिकॉज, कि जो ऊनी कपड़े होते हैं वो शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि जो ऊन होता है वो शरीर के तापमान को बढ़ा देता है। या फिर जो ऊन है वो बैड कंडक्टर है आपका,
या फिर उल जो है एब्जॉर्ब करता है रेडिएंट हीट को फ्रॉम आउटर ऑब्जेक्ट से, या फिर उल रिजेक्ट हीट फ्रॉम द आउटर ऑब्जेक्ट्स, या फिर उल जो है बाहरी वस्तुओं से गर्मी को खारिज कर देता है। कौन सा सही होगा? वो सही आंसर होगा कि वुड एक बैड कंडक्टर है। ठीक है, क्या है? एक बैड कंडक्टर है। इसको पास करके किसी भी प्रकार का कोई हीट वगैरह जो है क्या है, या फिर जो है वो अंदर नहीं जा सकता है, ना ही ठंडी अंदर जा सकती है, और अंदर की जो गर्मी है, हीट है बॉडी का, वो बाहर नहीं जा सकता है। तो उल इज ए बैड कंडक्टर। ठीक है, ऊन क्या है? एक बुरा संवाहक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाइल कैचिंग ए बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड टू लोअर द, कि जब गेंद को पकड़ते समय एक खिलाड़ी देखना अपना हाथ को थोड़ा और पीछे करता है, उसको डायरेक्ट कैच नहीं लेता है। जब कोई गेंद आ रही होती है खिलाड़ी की तरफ, ठीक है, वो क्या करता है? अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचता है, थोड़ा और टाइम देता है बॉल को हवा में ट्रेवल करने के लिए। इस किस लिए? क्या कम करने के लिए? फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स या कैचिंग टाइम? बताइए। वो मोमेंटम को, उस बॉल के मोमेंटम को कम करने के लिए अपने हाथ को थोड़ा सा और पीछे खींचता है, ताकि चोट हाथ में कम से कम लगे, गति कम से कम हो जाएगी, मोमेंटम कम हो जाएगा। ठीक है, गति कम से कम हो जाएगा, फिर क्या होगा? हाथ में चोट कम से कम लगेगी। ठीक है, तो वो क्या करता है? बॉल के मोमेंटम को कम करने के लिए हाथ को थोड़ा और पीछे खींचता है। चलो, क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन द क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ, ये भी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो साफ रातें होती हैं, ठीक है, वो बादल वाली रातों की तुलना में अधिक ठंडी थोड़ी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? कंडक्शन, कंडेंसेशन, रेडिएशन या इंसुलेशन? ये रेडिएशन की वजह से होता है। ये किसके वजह से होता है? विकिरण यानी रेडिएशन की वजह से होता है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो साफ रातें होती हैं, क्लियर नाइट्स होती हैं, वो बादल वाली रातों की तुलना में थोड़ी ज्यादा ठंडी होती हैं। चलो, द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, कह रहा है कि अगर कोई किसी मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है, हवा, पानी या फिर जो भी हो, ठीक है, तो उसमें अगर लाइट ट्रेवल कर रही है और उस मीडियम का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, राइज करते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस स्पीड ऑफ लाइट पे? बताइए, लाइट की स्पीड में क्या प्रभाव पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या अनअल्टर्ड मतलब अल्टर्ड नहीं होगा, या ड्रॉप सडनली, या फिर अचानक से नीचे गिरेगा? बताइए। देखो, एक चीज बता देता हूं, रिमेन्स अनअल्टर्ड रहेगा, क्योंकि मीडियम के जो है टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड नहीं करता है। उस मीडियम के टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड नहीं करता है। याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम के टेम्परेचर पे जो है डिपेंड नहीं करता है। वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे हिंदी में नहीं हो पाया, थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिएगा हिंदी मीडियम वालों, ठीक है, लेकिन मैंने हिंदी में भी आपको समझा दिया है। जैसे मान लीजिए कोई माध्यम है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, स्पीड ऑफ लाइट जो है अलग अलग, मतलब जो भी आपका वो है, या फिर वैक्यूम हो गया, जो भी आपका है, ठीक है, कोई मीडियम में अगर जो है स्पीड ऑफ लाइट आपको देखने को मिल रही है, कह रहा है अगर उस मीडियम का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है प्रकाश की गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, प्रकाश की गति के जो है गति को मीडियम के टेम्परेचर से, ठीक है, यानी जो है मीडियम के टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, उसके स्पीड ऑफ लाइट में कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि मान लीजिए जब कोई बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, अगर उस पर हम लोग प्रेशर बढ़ा देते हैं, ठीक है, प्रेशर अगर किसी दाब अगर बढ़ाया जाता है, तो बर्फ का गलांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्रीज होता है गलांक, डज नॉट चेंज, या डिक्रीज होता है, या डिपेंड्स ऑन द इम्प्योरिटीज इन द आइस? बताइए। डिक्रीज होता है भाई साहब। क्या होता है? गलांक क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर बढ़ाया जाता है ना, तो वो गलांक नीचे गिर जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे वो गलना शुरू होता है। मेल्टिंग पॉइंट उसकी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑयल प्रेशर, ऑयल राइजेज ऑफ द विक इन ए लैंप बिकॉज, ये भी शानदार क्वेश्चन है कि तेल दीपक की बत्ती से ऊपर उठता है क्योंकि, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। ऑयल इज वेरी लाइट, या फिर ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ ऑयल। देखो, ये मैंने कराया हुआ था, ब्लॉटिंग पेपर वाला क्वेश्चन है, याद करो, मैंने उसी दिन बताया था कि जैसे लालटेन वगैरह जो हम लोग पहले यूज करते थे, लैंप जिसमें जो वो केरोसिन ऑयल जो बत्ती पड़ती थी, उसमें तेल जो ऊपर उठता है, वो किसके कारण से होता है? कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है ना। ये क्वेश्चन बार बार पोस्ट कार्ड के अंदर आता है, ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर वाला हो गया, ये हो गया, ये सब के सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये कैपिलरी एक्शन, केशिका क्रिया की वजह से ये घटना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय, वायुमंडल में पैराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो किसके द्वारा अवशोषित की जाती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या हीलियम? कौन एब्जॉर्ब करता है? ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज कहां से आता है भाई साहब? सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, पैराबैंगनी किरणें जो आती हैं आपके वायुमंडल में, उसको ओजोन क्या करता है?
बताइए, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो हमारे तक अगर अल्ट्रावायलेट किरणें अगर डायरेक्ट अगर हमारे पास आ गई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर हमारे तक डायरेक्ट आ गए, हमको तरह तरह के जो है स्किन डिजीजेज होने शुरू हो जाएंगे, बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। और यही चीज खतरा बन रहा है, क्योंकि ओजोन क्या है, अब धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, मतलब और पतला होता जा रहा है, ठीक है। उसमें कुछ समय पहले ये भी खबर आई थी, आपको भी पता है, कुछ साल पहले लोग बता रहे थे कि ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ओजोन में छेद होना शुरू हो गया है ना। तो ऐसे ही क्या है, ओजोन क्षीण होता जा रहा है, और अगर ऐसा ही होता रहा, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती गई, ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पे जो है हीट की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। और ऊपर से अल्ट्रावायलेट जो रेज है, ये भी क्या है, सीधे हमारी पृथ्वी पे आएंगे, तो हमें तरह तरह की स्किन डिजीज होनी शुरू हो जाएंगे। और जब ग्रीन हाउस गैसेज की जब मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जो ग्लेशियर्स वगैरह है वो पिघलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और पिघल ही रहे हैं इस समय, ठीक है। तो सारे जब ग्लेशियर्स लगेंगे पिघलने, तो पृथ्वी पे पानी की मात्रा बढ़ने लगेगी, ठीक है, और धीरे धीरे करके ये पृथ्वी जो है पानी में डूबनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको भी पता है पृथ्वी पे नियर अबाउट 70% तो पानी ही है ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जो हमें बचाते हैं, जो ओजोन हमें बचाता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों से। नहीं तो अल्ट्रावायलेट अगर रेडिएशन हमारे तक डायरेक्ट आते तो तरह तरह के जो है क्या है, हमें स्किन डिजीजेज हो जाते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स। कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग बहुत कम समय अंतरालों को सही ढंग से मापने के लिए किया जाता है। पल्सर्स, क्वार्टेज क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक या व्हाइट ड्वार्फ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इनमें से किसका प्रयोग बहुत कम समय अंतरालों को सही ढंग से मापने के लिए किया जाता है, किसका इस्तेमाल होता है। दैट इज एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल होता है, परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल होता है स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम को जो है मेजर करने के लिए। व्हाई डज ब्लीडिंग ऑकर्स थ्रू द नोज इन हाई माउंटेनियस रीजन्स। बताइए, कह रहे हैं कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से जो रक्त स्राव होता है, जब आप थोड़े माउंटेनियस रीजन पे जब आप थोड़ा और ऊपर चले जाओगे ना, तो वहां पे क्या होता है बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन कैपिलरीज इज ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। क्योंकि जो वहां पे जो बाहर का जो वो होता है, आपका दाब होता है, ठीक है, तो वहां से जो हमारे खून का वो ब्लड प्रेशर जो होता है कैपिलरीज के अंदर, वो अधिक होता है हमारे खून का ब्लड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से। या फिर जो प्रेशर होता है वो हाई एल्टीट्यूड पे अधिक होता है, ठीक है, प्लेन्स के जो है मुकाबले, जिसके कारण क्या है, नाक से खून आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग। या फिर द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेज हाई एल्टीट्यूड, या हाई एल्टीट्यूड पे जब हम लोग जाते हैं, ऊंचाइयों पे थोड़े जाते हैं, तो आदमी का प्रेशर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है और फाइनली डिक्रीज हो जाता है तुरंत ड्रास्टिकली, ठीक है, रक्तचाप में उतार चढ़ाव होता है और अंत में बहुत कम हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है, ध्यान से करिएगा। देखो जब हम लोग थोड़े हाइट पे जब जाने शुरू हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, धीरे धीरे आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि नाक से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर क्या है, नाक से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, जब हम लोग माउंटेनियस रीजन पे थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं। तो चलो, एन आई ड्रॉप स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज, कह रहा है कि एक तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, क्योंकि देखना आपकी कभी पानी के ऊपर एक तेल की बूंद डाल के देखना, वो पूरी तरफ ऐसे पसर जाती है, ऐसे देखना फैल जाता है चारों तरफ, है ना। तो कह रहा है कि ऑयल इज लाइटर देन वाटर, इसलिए क्योंकि जो तेल है वो पानी से हल्का होता है, इसलिए पसर जाता है। या आयर इज मोर विस्सियस, चिपचिपापन ज्यादा होता है तेल में, इसलिए चिपक जाता है, ठीक है, फैल जाता है। या ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर, या फिर जो है तेल है वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है। या फिर सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मस्ट स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर, या फिर तेल की जो सतह तनाव है वो पानी की तुलना में बहुत कम है। ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला होगा, कि जो तेल का जो सरफेस टेंशन होता है वो पानी की अपेक्षा बहुत कम होता है, ठीक है, जिसके कारण से क्या है, वो पानी के ऊपर फैल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मेन स्विच ऑफ द हाउस इज पुट ऑफ इट डिस्कनेक्ट्स द, कह रहा है कि जब हम लोग घर का मेन स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या डिस्कनेक्ट करता है, लाइव वायर को केवल डिस्कनेक्ट करता है, या लाइव वायर और अर्थ वायर दोनों को डिस्कनेक्ट कर देता है, या लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों को डिस्कनेक्ट करता है, या अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर को डिस्कनेक्ट करता है। बताइए किसको डिस्कनेक्ट करता है। देखो ये अर्थ को नहीं डिस्कनेक्ट करता भाई साहब, ठीक है, अर्थिंग तो आप उसको जमीन से मिलती है ना, तो अर्थ को कहां से डिस्कनेक्ट करेगा, अर्थिंग को नहीं करता है। क्या करता है, लाइव और न्यूट्रल वायर डिस्कनेक्ट होते हैं जब मेन स्विच जो है बंद होता है, तो ठीक है, अर्थिंग से कोई मतलब नहीं है इसका। न्यूट्रल भी बंद हो जाता है जब मेन स्विच बंद होता है, तो न्यूट्रल भी नहीं रहता है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशन, कह रहा है कि इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होता है, फोर्स और पावर का।
वर्क एंड एनर्जी का, वर्क एंड एनर्जी हो गया आपका, या मोमेंटम एंड पावर का, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो वर्क और एनर्जी, ठीक है, वर्क और एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि देखो वर्क को भी जूल में मापते हैं और एनर्जी को भी जूल में मापते हैं, है ना। और इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, वर्क एंड एनर्जी का दोनों सेम होता है, क्या होता है भाई साहब, याद रखना, M1L2 T-2, यही इनका डायमेंशनल फार्मूला होता है। यही चीज पूछ रहा था कि इन दोनों में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का जो है जो आपका वो है, ठीक है, याद रखना ये सेम होता है, ठीक है। तो सही क्या होगा, M1L2T-2, ठीक है, ये चीज आपका इनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, सेम डायमेंशन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मल्टीमीटर इज यूज टू मेजर, कह रहा है कि एक मल्टीमीटर जो होता है वो क्या मापने के लिए काम किया जाता है, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या सभी। देखो यहाँ पे मल्टी लिखा गया है, ठीक है, मतलब कई सारा काम कर सकता है ये, ठीक है। तो मल्टीमीटर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों का काम करता है, ये करंट भी मेजर करता है, ठीक है, और वोल्टेज भी मेजर करता है और रेजिस्टेंस भी मेजर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मल्टीमीटर। याद रखना जहां पे मल्टी आपको दिख जाए मीटर के साथ में, मतलब ये तीनों का काम करेगा, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब सर्किट में करंट भी पता करेगा करंट है कि नहीं, और वोल्टेज कितनी है, ठीक है, उस सर्किट की, और साथ ही में रेजिस्टेंस कितना है, तीनों चीज मेजर कर लेता है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा रिमोट वाले कई चीजें आप लोग यूज करते हो, कभी एसी का रिमोट यूज कर लिए, तो कभी टीवी चला रहे हो उसका रिमोट यूज कर लिए, कभी किसी चीज का रिमोट यूज कर लिए। ये जितने भी रिमोट सेंसिंग डिवाइसेज होती हैं, ये किस पे काम करती हैं, एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज या इंफ्रारेड, किस पे काम करती है, ये सब के सब इंफ्रारेड रेज पे काम करती है, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेटल यूज टू मेक लाइटनिंग कंडक्टर्स, अभी देखो जस्ट उस दिन मैंने कराया था काइट वाला, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला, ठीक है, याद करो, है ना, कराया था मैंने ना, कि जो वो पतंग उड़ा रहे थे, लाइटनिंग कंडक्टर का जो है उन्होंने आविष्कार किया, किस चीज का होता है लाइटनिंग कंडक्टर, कॉपर का होता है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, एन एग सिंक्स इन सॉफ्ट वाटर बट फ्लोट्स इन ए कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, बिकॉज कह कि एक अंडा जो है मृदु जल में डूब जाता है, ठीक है, देखो सिंक हो जाता है सॉफ्ट वाटर में, लेकिन अगर वही साल्ट अगर सोल्यूशन हो, सोल्यूशन ऑफ साल्ट मतलब अगर उसी सॉफ्ट वाटर में पानी मिला दिया जाए, वो क्या करेगा, तैरने लगेगा। बताइए क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंडा जो है वो साल्ट को एब्जॉर्ब करता है सोल्यूशन से और फैल जाता है, ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि जो एल्बुमिन होता है अंडे का, अंदर का जो एल्बुमिन होता है, ठीक है, वो क्या है, वो डिजॉल्व हो जाता है साल्ट सोल्यूशन में और एक बिकम लाइटर और अंडा हल्का हो जाता है। एल्बुमिन कैसे डिजॉल्व होगा भाई साहब, जब उसके अंडे के बाहर उतना मोटा लेयर है, तो जब वो फूट ही नहीं रहा है तो डिजॉल्व होने का कोई मतलब ही नहीं है, ये भी गलत है। या फिर कह रहा है वाटर हैज हाई सरफेस टेंशन, पानी का जो सतह तनाव वो बहुत अधिक होता है, नहीं ये भी नहीं होगा। तो अब बचा अगला सी, द डेंसिटी ऑफ द साल्ट सोल्यूशन एक्सीड्स द डेंसिटी ऑफ द एग। देखो देखो यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है ये आंसर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसका सही देखो क्या होता है, जो साल्ट सोल्यूशन होता है, ठीक है, जो साल्ट हम लोग पानी में डालते हैं वो क्या करता है, उस पानी की डेंसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, क्या करता है, पानी की डेंसिटी को बढ़ा देता है, और उससे पहले अंडे अंडे की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, पानी से, नॉर्मल पानी से, और जैसे साल्ट सोल्यूशन तैयार होता है, जैसे पानी डाला जाता है, नमक जैसे पानी के अंदर डाला जाता है, वो क्या कर देता है भाई साहब, वो पानी की डेंसिटी को बढ़ा देता है, और जैसे पानी की डेंसिटी बढ़ी मतलब अंडे का डेंसिटी कम हो गया, ठीक है, अंडे से ज्यादा हो गया पानी का डेंसिटी, इसलिए अंडा क्या है, ऊपर तैरने लगता है, ठीक है, ये याद रखना। थोड़ा सा ये देख लेना, नमक समाधान का घनत्व अंडे के घनत्व से, हाँ ये देखो ये हिंदी वाला सही जो है लिखा गया, इंग्लिश में थोड़ा सा इसमें एरर है, इसको सही कर लेना, कि जो साल्ट होता है वो सोल्यूशन का, जो वाटर जो आपका साल्ट सोल्यूशन जो बनता है वाटर के साथ में, वो क्या कर देता है, उस वाटर की डेंसिटी बढ़ा देता है साल्ट, जिसके कारण से अंडा क्या है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो तैरने लगता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट्स इज यूज्ड टू ब्लॉक डीसी करंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है डीसी करंट को जो है किसी सर्किट में ब्लॉक करने के लिए। अरे भाई साहब कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर जो हम लोग यूज करते हैं ना, तो कैपेसिटर आप कहते हैं ना, एक कैपेसिटर दे दो, कैपेसिटर का काम ही वही होता है, उसको इस बीच में इस्तेमाल किया जाता है कि जब चाहो आप सर्किट को जो है करंट को उस सर्किट के अंदर फ्लो करने से लिए ब्लॉक कर सको और फ्लो करा सको, ठीक है, ब्लॉक करने का काम करता है, कैपेसिटर होता है कैपेसिटेंस। द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेज, कि जितने भी फंडामेंटल फोर्स होते हैं, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स हो,
इसमें सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है? सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे वीक होता है। चलो, जितने भी फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं इनमें सबसे वीक होता है आपका ये। द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज मैक्सिमम एट, कह रहा है कि गैस की जो घनत्व है वो अधिकतम कब होता है? लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे, या हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। देखो जो गैस का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम कब होता है बताइए? देखो जो गैस का आपका जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। ठीक है, याद रहेगा, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैस की डेंसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है, यानी कम तापमान और उच्च दाब, दबाव नहीं है, दाब है। चलो, व्हेन ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू द मून, देखो ये ध्यान से करना, अभी उस दिन मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं, वेट हमेशा इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटी से, क्योंकि वेट क्या है? एक तरह से फोर्स ही है। तो एक तरह से वेट क्या होता है? एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे वो काम कर रहा होता है वही उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। लेकिन मास क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट का जिस चीज से वो चीज मिलके बना हुआ है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट मिलके बना हुआ है, वो मास होता है। तो मास कभी चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, तो याद रखना, ग्रेविटी का मास के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल किससे इन्फ्लुएंस होता है? जो वेट है वो ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वेट क्या है? एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो। ठीक है, जो उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग जो है पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाते हैं तो क्या होगा? मास चेंज हो जाएगा लेकिन वेट वही रहेगा। वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मास वही रहेगा। बोथ मास और वेट चेंज हो जाएगा, या दोनों वेट और मास जो है सेम रहेगा। देखो मैंने पहले ही बता दिया भाई साहब, वेट चेंज होगा क्योंकि वो ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होता है, और वहां पे 6, पृथ्वी के 1/6 ग्रेविटी है सिर्फ जो है कहां पे? चंद्रमा पे। तो वेट में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, वेट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मास में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास जो है ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। मास का जो है ग्रेविटी के ऊपर, मास के ऊपर ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द लीस्ट डेंसिटी, इनमें से सबसे कम डेंसिटी इनमें से किसका होगा? फ्रेश वाटर का, साल्ट वाटर का, पेट्रोल का, या मरकरी का? देखो साल्ट वाटर की डेंसिटी तो इतनी कम होगी नहीं, है ना, इतनी कम तो साल्ट वाटर की डेंसिटी होगी नहीं। मरकरी की भी डेंसिटी अच्छी खासी होती है ना। तो यहाँ पे जो है फ्रेश वाटर की भी डेंसिटी होती है। यहाँ पे सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है भाई साहब? पेट्रोल की। ठीक है, इन चारों में सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? पेट्रोल की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द डिवाइस यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, ओहो, कह रहा है किसी बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए, जैसे तेज या धीमा करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या रेक्टिफायर? भाई साहब रेगुलेटर होता है ना। जब आप कहते हो कि यार पंखा थोड़ा धीमा चल रहा है, रेगुलेटर लगा लेते हैं, है ना, तो वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पंखे की स्पीड को जो है बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, ठीक है, कि ये आपका रेगुलेटर, ठीक है, नियामक जिसको बोलते हैं, ठीक है, रेगुलेटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से कम वाले जितने भी साउंड वेव होते हैं वो उनको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक नहीं, अल्ट्रासाउंड मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव बोलते हैं 20 किलो हर्ट्ज से कम वाले को। इन एमआरआई मशीन, जो एमआरआई मशीन होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, कह रहा है कि एमआरआई मशीन में इनमें से किसका इस्तेमाल होता है? साउंड वेव का, एक्सरे का, अल्ट्रासाउंड वेव का, या मैग्नेटिक वेव का? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो जो एमआरआई मशीन है इसका फुल फॉर्म ही हुआ मैग्नेटिक रेनोसेंस इमेजिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एमआरआई का जो एमआरआई मशीन होता है जिससे एमआरआई किया जाता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये हुआ मैग्नेटिक रेनोसेंस इमेजिंग। तो ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक वेव का ही इस्तेमाल करेगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फ्यूल, कह रहा है इनमें से किसका इस्तेमाल जो है एक फ्यूल के तरह पे किया जाता है? तौर पे परमाणु रिएक्टर में, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में कोयला, यूरेनियम, रेडियम या डीजल, किसका इस्तेमाल होता है? भाई साहब यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है फ्यूल के तौर पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आपको करना है। कह रहा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड व्हेन हीटेड, कह रहा है कि जब किसी लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसकी घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जितने भी लोग ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हो सभी लोगों को कमेंट करके ये आंसर बताना है इसका। तो अगर किसी लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो उसके आपके डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, चेंज नहीं होता है, या पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो वो इंक्रीज या डिक्रीज उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, दिया हुआ है। तो जो भी आपका ऑप्शन सही होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और महा पीडीएफ लेना है तो भाई साहब समय से इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए 9795111812। समय नहीं है, लेकर के किताब अपनी तैयारी जारी रखिए बिल्कुल, ठीक है। और फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसा मैंने आपसे बताया था कि अमेजन पर भी ये बुक आ चुकी है, लेकिन याद रखिएगा ऑर्डर करने से पहले कि बाद में मुझे मत कहिएगा कि सर मेरा पैसा डूब गया, क्योंकि ये बुक घर पे नहीं जाएगी, ठीक है। अगर आप ये सोच के ऑर्डर करोगे कि ये घर पे आएगी, तो ये घर पे नहीं जाएगी, क्योंकि देखो दोस्त, हम लोगों का बजट उतना नहीं होता है कि हम लोग प्रिंटेड बुक आपको दे पाए, ठीक है। भगवान अगर करेंगे, ईश्वर अगर करेंगे, अगर चैनल जिस दिन उतना बड़ा होगा तो हम लोग प्रिंटेड बुक भी आपको देंगे, ठीक है। बस आप हमारे कंटेंट पे विश्वास रखिए। पीडीएफ दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कंटेंट कमजोर है, ठीक है, या फिर मेरी बुक कमजोर है। लेकर के पढ़िए, पब्लिकेशन जो किताबें आती हैं पब्लिकेशन की, उनसे लाख गुना, ठीक है, लाख गुना उनसे बेहतर ये बुक है आपकी। और आपका सेक्शन वन ये क्लियर करा के आपको देगी। 100 रुपए आपके लिए कुछ नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सिर्फ किंडल, आपका किंडल ये पीडीएफ है, किंडल पे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। और आपको अगर देखना है अमेजन पे कि ये बुक आ गई है, तो ये कोस्ट गार्ड बुक स्टैंड अप क्लासेस सर्च करने में आपको दिख जाएगा। और लेना है तो 200 रुपए खर्चा क्यों करोगे, अभी भी मैं आपको 100 रुपए में ही ये बुक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना 9795111812, ठीक है। क्योंकि देखिए, मुझे आपकी चिंता होती है कि आप लोग जो एक इकोनॉमिकली वीकर फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, ठीक है। मुझे भी पता है कि आप लोग की जो है उतना पॉकेट मनी वगैरह आपको नहीं मिलता है कि आप लोग जो है 2-2, 3-3 सौ की बुक अफोर्ड कर सको। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको 1000-1000, 2-2 हजार तक के जो है आपको बैचेज बेच रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं। लेकिन नहीं भाई साहब, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं होता है। हमारा इंटेंशन ये होता है कि आपसे उतना ही लिया जाए जितना आप अफोर्ड कर सको और जितना हमारा जो है काम चल सके, ठीक है। हालांकि इस बुक पे मेहनत की गई है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, ऐसी बुक आपको कोई नहीं दे पाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।